नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्यम। जब होली के आसपास के दिन होते हैं और हम किसी के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं या कह जाते हैं कि उसको बुरा लगता है या बर्दाश्त के बाहर है, कभी कभी लोग अपना हिसाब भी बराबर कर लेते हैं और कह देते हैं कि बुरा न मानो होली है। अब ऐसा लग रहा है कि आप यह भी कह सकते हैं कि बुरा न मानो चुनाव है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, कहने को दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र, लेकिन चुनावी लड़ाई में विरोध इस स्तर तक चला गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे आदमी के लिए भी तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल की जा रही है। आप इसको विरोध नहीं बल्कि वैमनस्य कहिए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सोलापुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए जो भाषा इस्तेमाल की वो सतही है, ओछी है। लोकतंत्र में कहीं से भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में क्या नहीं होता है जनता सब जानती है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अगर ऐसे घसीटा जाएगा तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री हैं, कल जजेस होंगे, परसों राष्ट्रपति, फिर एक बिना नाथ पगहा के खेत में दौड़ते हुए सांड जैसा माहौल बनेगा और फिर उसमें कुछ बचेगा नहीं। सब गंदला धुंधला सड़ान से भरा हुआ होगा और जो बचा खुचा है अभी स्वाहा हो जाएगा। आप राहुल गांधी को पहले सुनिए, फिर बात आगे ले चलते। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहां तक सही है? कैसे इसे जायज ठहराया जा सकता है? वो डर गया, वो कांपने लगा, वो झूठ बोलता है, इस तरह से तो कल इसके नीचे भी जुबान जाएगी और फिर वो कहां जाएगी और क्या कहा जाएगा हम सब समझ सकते हैं। 140 करोड़ का देश, चुनाव होते हैं, जीतकर सांसद आते हैं, सबसे बड़े दल का जो संसदीय दल होता है उसका नेता चुना जाता है, वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है, देश चलाता है। भारत जो आज है और कल जो होगा उसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। वो व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, पद है, उस पद पर देश की जनता उसको बिठाती है। अगर आप देखें तो यही सच है ना। फिर क्या यह लोकतंत्र, जनादेश और जनता का अपमान नहीं है? बिल्कुल है। यह बात नरेंद्र मोदी को चुभी क्योंकि उनको भी यह लग रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, कम से कम पद की इज्जत तो रहनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की बात को अपनी रैली में उठाया, जाहिर है उठाएंगे और उठाना भी चाहिए। सुनिए। इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं।
कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं। इस देश में 50-55 साल तक जो सरकार चली है, उस सरकार को चलाने में उस परिवार की भूमिका रही है। वो सांसद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी खुद उनको भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है और वो शायद अपने आप को यह मानते भी हैं। जो आदमी खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने अपने पास रखता है और वही प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखता है, यह अजीब सी बात है। अगर राहुल गांधी समझ जाएं तो वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा और अपनी समझ, इन दोनों को एक दूसरे से परे रखा है। नहीं तो ऐसी भाषा नहीं हो सकती। एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ क्या नहीं बोल रहा है। कई चुनावों से जो स्तर गिरता चला जा रहा है, किसी भी दल के नेता की बात मैं कर रहा हूं, वो सिर्फ कांग्रेस या लेफ्ट नहीं, बीजेपी भी। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप लोकतंत्र को खत्म करने, उसकी गरिमा को तोड़ने और एक गलत परंपरा डालने की शुरुआत करेंगे। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी इस तरह की भाषा पर उतर आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि अहमदाबाद में जो वर्ल्ड कप चल रहा था, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया हार गई और उस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए भी थे। भारत के हार जाने को उन्होंने प्रधानमंत्री के जाने से जोड़ा और कहा कि राजस्थान, माफ कीजिएगा, कहा कि ये पनौती, उस समय वो राजस्थान में रैली कर रहे थे और सिर्फ पनौती ही नहीं कहा, जेब कतरा तक कह डाला। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया था और सबसे बड़ी बात, राहुल की बदजुबानी का चुनावी लाभ भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। इतना को चुनावी रैली में बोल गए, लेकिन राजस्थान में जबरदस्त हार हुई। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब राहुल गांधी की जुबान, वो जो लक्ष्मण रेखा भाषा की होती है, उससे नीचे गई हो और कांग्रेस को नुकसान हुआ। 2019 में राहुल का चौकीदार चोर है का नारा कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा चुका था। चुनावी जंग में भी राहुल की बदजुबानी बड़ा मुद्दा बनी थी। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक आदमी कहा था
और कहा था कि मोदी उनके साथ 10 मिनट बहस नहीं कर सकते, वो भाग जाएगा, मैं इसको पहचान गया हूं, ये डरता है। तो ये जो प्रधानमंत्री के लिए भाग जाएगा, डरता है, ये ऐसा ही आदमी है, ये 2019 से कह रहे हैं और ये ठीक नहीं। इस देश की जनता को तय करना चाहिए कि देश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ ही राजनीति चल सकती है। अगर वो नहीं चल सकती है तो फिर कुछ भी हो जाए, कोई तंत्र बना लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा मकान है तो मकान का सुकून उसके भीतर होना चाहिए, अपने लिए वहां जगह होनी चाहिए, दुनिया के ताक झांक से एक सुरक्षा मुझे मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो घर नहीं है, फिर वो सराय हो सकता है, कोई ठिकाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाएं नहीं हैं, आचार व्यवहार संस्कार लोकतंत्र का नहीं है, और खास करके ऊपरी पांत के नेताओं के बीच में भी। तो ये बड़ा खतरा है और ये घंटी कब से बज रही है। इस देश के आम आदमी को जो वोट डालने के लिए जाता है, जो तय करता है कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, उसको यह भी तय करना चाहिए कि इस सरकार के चलने और राजनीति के बने रहने के बीच में आप लोगों का संस्कार कैसा होना चाहिए। राहुल गांधी का एक और बयान चर्चा में आया जब उन्होंने चीन के मामले में कहा था कि मोदी का सीना 56 इंच का नहीं है, 4 इंच का है। हैरानी होती है, सियासी नुकसान के बाद भी संभलने को तैयार नहीं। और मैं कहता हूं कि सियासी नुकसान हो या ना हो, एक गरिमा होनी चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा इसी देश में किस तरह से लोकतंत्र पनपता रहा, पलता रहा, लोगों ने उसको सींचा और एक ऊंचाई दी, और यहां लगातार उसका अधोपतन हो रहा है। और तो और राहुल गांधी के ऐसे विवादित बयानों के समर्थन में उनकी पार्टी भी खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के नेता उनको डिफेंड करने लग जाते हैं। यह दीगर बात है कि मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम, सैफरन टेररिज्म जिन्होंने कहा था, सुशील कुमार शिंदे, इस तरह के लोग आकर के भी अपना काम कर जाते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी का बयान आता है तो सारे के सारे डिफेंड करने लगते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट करने में लग जाते हैं मानो राहुल ने कुछ गलत नहीं किया है। ये दिखाता है कि राजनीतिक मर्यादा में कितनी गिरावट आ गई है, कैसे ये गलत सियासी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। और ये दुनिया में जो हिंदुस्तान का ढिंढोरा पीटा जाता है, हम कहते हैं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। हमारे यहां करके देखिए, सैकड़ों संस्कृतियों का संगम यह देश, सैकड़ों भाषाओं में है, धर्मों के साथ है, और यह अद्भुत संगम है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है और लोकतंत्र से चलता है। लेकिन हम कहां आ गए हैं, यही दिखाने के लिए। कहने में और होने में कितना अंतर आने लगा है। हमारे देश की सियासी संस्कृति जो बेहतरीन रही है, कुछ घटनाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूं और ये आपके ज़हन में रहना चाहिए, क्योंकि शायद ये वो आईना है जिसमें आज के नेताओं को आप ढालना चाहें। अटल बिहारी वाजपेयी संसद में बोल रहे थे और उनको लालू प्रसाद यादव टोक रहे थे बीच बीच में। सोमनाथ चैटर्जी लेफ्ट के नेता स्पीकर थे। मामला 2002 के गोधरा कांड का था और बहस 2005 में लोकसभा में चल रही थी और गर्मा गर्म चल रही थी। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और वो संघ को जिम्मेदार ठहरा रहे थे गोधरा के लिए। इस पर वाजपेयी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके भाषण के बीच में लालू बार बार उठ रहे थे। इससे स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी, जो उसमें सरकार के साथ थे और स्पीकर के पद पर बैठे हुए थे, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सख्त लहजे में वाजपेयी के भाषण के दौरान टोका टोकी नहीं करने की हिदायत दी। आप सोचिए कितनी अच्छी बात है। इसको कहते हैं लोकतांत्रिक मर्यादा। स्पीकर अपने खेमे के मंत्री को रोककर विपक्ष के नेता को बोलने का मौका देता है।
आप आज नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। संसद में जो शोर चलता है, जो मछली बाजार पनपता है, खड़ा होता है, हम सब देखते हैं। सोमनाथ चटर्जी निजी तौर पर वाजपेयी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहा करते थे। खास करके उनके बोलने का जो स्टाइल था उसके बड़े मुरीद थे। जब भी वाजपेयी संसद में बोलते सोमनाथ दा चाहते थे कि हर कोई उसे ध्यान से सुने। दोनों के बीच एक दूसरे के लिए काफी सम्मान था और दोनों लोकसभा में 10 बार जीत करके पहुंचे। एक और वाकया, साल 2006 विंटर सेशन चल रहा था और उस समय एक बड़ा घोटाला था, अनाज के बदले तेल घोटाला। इराक से हम तेल लेते थे, बदले में अनाज जाता था और विदेश मंत्री नटवर सिंह उस घोटाले में फंसे हुए थे। विपक्ष एनडीए जो आज की तारीख में सत्ता में है, उस समय विपक्ष में था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उसने हंगामा काट रखा था। सदन नहीं चल पा रहा था। उस हंगामे के दौरान सोमनाथ चटर्जी ने कुछ सरकारी कामकाज निपटा लिया कि चलो हंगामा चल रहा है, इसमें क्या करना है तो निपटा लेते। इससे एनडीए के तमाम दल इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि आपको हमारी नहीं पड़ी है, आप हमें सुनने वाले हैं ही नहीं, आप निष्पक्ष नहीं हैं, आपका हम बहिष्कार करेंगे। और बहिष्कार किया। एक लंबी चिट्ठी लिखी गई विरोध पत्र के तौर पर कि आप पक्षपात करते हैं। और वाजपेयी जो उसमें एनडीए के अगुवा थे, उन्होंने चिट्ठी पर सबसे पहले दस्तखत किया। जब वो पत्र पहुंचा सोमनाथ चटर्जी के पास तो उन्होंने सबसे पहले वाजपेयी का दस्तखत देखा और भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को लगता है कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं बेईमानी कर रहा हूं, तो फिर मुझे इस पद पर नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने अपना पद छोड़ने का मन बना लिया। यह बात जब अटल बिहारी वाजपेयी को पता चली तो भागते भागते सोमनाथ चटर्जी के पास गए। कहा कि दादा, ये मेरी निजी राय नहीं, आप ईमानदार हैं, आप बेहतरीन सांसद हैं, आप इस देश के लिए काम करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं एनडीए का नेता हूं और मेरा संगठन, मेरा गठबंधन यह मानता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हमें अपना विरोध जताना है और पहला दस्तखत मेरा होगा नेता होने के नाते। उन्होंने सोमनाथ चटर्जी का हाथ पकड़ के उनको मनाया कि आपको अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी है। ये हमारा जो लोकतंत्र है वो है पार्टी लाइन से बाहर जाकर के परंपराओं का निर्वाह करना, मर्यादा बनाए रखना। एक और वाकया वाजपेयी और नेहरू का। विचारधारा, नेहरू, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, कहीं कोई मेल नहीं, अलग अलग वैचारिक विरोध, लेकिन निजी तौर पर दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। वाजपेयी तब जवान थे और नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। एक चर्चित किस्सा है, एक बार नेहरू ने भारत आए एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वाजपेयी को मिलवाते हुए कहा था कि इनसे मिलिए, ये विपक्ष के उभरते हुए नौजवान नेता हैं हमारे, हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन इनमें मैं भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं देखता हूं। इसी तरह वाजपेयी से जुड़ा एक किस्सा जो बताता है कि वो नेहरू का कितना सम्मान करते थे, आप सुनिए। ये बात 1977 की है। इमरजेंसी हट गई, चुनाव हुए, जनता पार्टी सत्ता में आई, वाजपेयी विदेश मंत्री बने और उन्होंने अपना कार्यभार साउथ ब्लॉक में जाकर के संभाला। जब वो दफ्तर जा रहे थे तो उन्होंने नोट किया कि जाते समय गलियारे में दीवार के ऊपर नेहरू जी की तस्वीर टंगी रहती थी जो गायब है। सत्ता बदल गई थी, पहले कांग्रेस थी, अब जनता पार्टी आ गई थी, जनता पार्टी के विदेश मंत्री थे। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि नेहरू जी की यहाँ फोटो जो लगी रहती थी कहाँ गई। तो अधिकारियों ने सोच करके कि उस चित्र को वहां से हटवा दिया, किसे देख करके वाजपेयी खुश नहीं होंगे। तो उन्होंने बात थोड़ी सी हल्के अंदाज में उनसे बताई। वाजपेयी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अभी आप लोग फौरन उस तस्वीर को ला करके वहीं लगाइए जहां वो लगी हुई थी, और वो तस्वीर वहां लगाई गई। दो अलग अलग विचारधाराओं के दो बड़े नेता, जिनका वैचारिक टकराव इतना था कि सदन में एक दूसरे के खिलाफ लगातार वो बोलते थे, लेकिन कद के मुताबिक सम्मान और पद के मुताबिक मर्यादा, यह दोनों
टूटे नहीं, इसका पूरा ध्यान रखा गया। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार करते हैं, तब भी करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर के कुछ किस्से हैं। दोनों अच्छे दोस्त। चंद्रशेखर समाज ने संसद में, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनको बेरोजगारी पर घेरा, उनके सामने विरोधाभास को रखा। कैसे एक तरफ मिटाने का वादा इस एजेंडा में करते हो और चाहते हो कि देश इस पर विश्वास करे कि आप बेरोजगार मिटा दोगे। क्या ये देश चलाने का रास्ता है? क्या ये सब झूठे वादों के ऊपर लोगों को भ्रम में डालकर बहुत आशा दिलाई जा चुकी, बहुत लोगों के दिलों में विश्वास दिलाया गया, करने की कला का विरोध करते हैं। बात इतनी नहीं थी। चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवकवादियों को रखा और उनकी विचारधारा का विरोध किया। आप देखिए किस शालीनता से उन्होंने आरएसएस के सर्वोच्च पर भी बिना किसी शोर शराबे के वैचारिक तरीके से अपनी बात रखी जा रही थी और पूरी ताकत से, शिद्दत से, कोई औपचारिकता नहीं, अपनी बात रखूंगा। और ये वही प्रमाण है। 39 में इसी देश में किताब छपी आया है, भारत के लिए वो रास्ता देखने और समझने योग्य है। उसमें लिखा है कि माइनॉरिटी को नागरिकों का अधिकार नहीं होगा। उस समझता हूं इसमें बैठे हुए सब प्रमुख बीजेपी के लोग और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं उस किताब को पढ़े। उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बीजेपी सहमत नहीं है। आसान है। अडवाणी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, ये कह देना, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उस पुस्तक के जिसका उल्लेख किया आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी ने, उसके लेखक ने, तो फिर आरएसएस को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि उस कहे कि उस पुस्तक में जो विचार व्यक्त किए गए हैं। ये वैसे नेता रहे जो भारतीय समाज और परंपरा में रचे बसे थे और खूब पढ़े लिखने के लिए। चंद्रशेखर जो पहले से बोले थे, खट से बैठ गए। जब आडवाणी ने अपनी बात पूरी की, फिर खड़ा होकर के उन्हें बोलना शुरू कर दिया। ये है भारतीय लोकतंत्र। के भाषण के बीच में अगर कोई टीका टिप्पणी करता था तो चंद्रशेखर खुद उठ करके स्पीकर से शिकायत करते थे। इसके बावजूद संसद में जब भी उन्हें मौका मिलता था, आज से नहीं, 1967 में कहा था गुरुदेव आपको, उस बात को दोहराता रहा, गुरुदेव आप रास्ते से भटक रहे। जनता को ये कहना चाहता हूं कि ये एजेंडा जो है, ये एजेंडा केवल विश्वासघात का एक दूसरा दस्तावेज है। अटल बिहारी वाजपेयी का अंदाज अपना था, अलहदा था। भाषण देने का तरीका लोगों को खींचने वाला था। दीवाने थे लोग। संसद के अंदर सोनिया गांधी की इच्छा सर्वोपरि है। अगर कोई मतभेद है तो भाषा की मर्यादा तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। The government that has betrayed the mandate. क्या होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। तेवर तीखा है और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ। लालू प्रसाद यादव के बारे में चाहे यह उनमें आप पाएंगे। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं। अयोध्या के लिए 90 को उस यात्रा को पहुंचना था अयोध्या। 23 अक्टूबर 1990 को लालू प्रसाद, लेकिन उन्होंने फोन किया आडवाणी जी को कि आडवाणी जी, आपको गिरफ्तार करना मेरे लिए जरूरी था। आप मेरे लिए अपने मन में कोई मैल मत पालिए। ये है संसदीय परंपरा भारत की। ये व्यवहार की गरिमा है, मर्यादा है। और अब क्या स्थिति है ये देख लीजिए। हमने दोनों का रेला चल रहा था, दोनों ने एक दूसरे को देखा, नमस्ते किया और दोनों निकल गए। ये वही तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में इस बार जो चुनाव चल रहा है जालौर में, वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ गए। चूंकि वो उम्र में बहुत बड़े हैं, उन्होंने तुरंत उनका पैर छू के प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। ये भारतीय परंपरा बनी रहनी चाहिए। भारतीय